वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। मैं हूं शाद अली, खंड शिक्षा अधिकारी का मॉक टेस्ट नंबर आप सेकंड देख रहे हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे सामान्य अध्ययन प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी जनरल स्टडीज प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए 60 प्लस बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वीडियो को आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इसको शेयर भी कीजिएगा। आज का पहला सवाल देखिए, स्वदेश योजना का उद्देश्य क्या है? स्वदेश योजना का उद्देश्य क्या है? आज हम देख रहे हैं कि पूरे विश्व में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी के साथ फैल रहा है और इस संक्रमण को रोकने के लिए, इस संक्रमण के फैलने को या इसके प्रसार को रोकने के लिए सभी देशों ने अपने यहाँ पर लॉकडाउन लगाया। हमारे देश में भी लॉकडाउन लगाया गया 3 महीने पहले, और इस लॉकडाउन को जब लगाया गया तो देश में जितनी भी औद्योगिक इकाइयाँ, जितनी भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज थी, वो सब बंद कर दी गई ताकि कम्युनिकेशन की वजह से इसका प्रसार ना हो सके इस कोरोना का। तो ऐसे में आप जान रहे हैं, जब इंडस्ट्रीज ही बंद हैं बहुत सारे देशों में, विश्व में ही, तो जो वहाँ पर काम करने वाले जो युवा हैं, जो व्यक्ति हैं, उन सब की नौकरियां छिन गई हैं, यानी खतरे में पड़ गई हैं। जो पहले से रोजगार, जिनके पास पहले से रोजगार था, उनका रोजगार एक तरीके से छिन गया है। अब बहुत सारे भारतीय विदेशों में भी रह रहे हैं, और विदेशों में आप जान रहे हैं कि बहुत सारे देशों में कोरोना का संक्रमण वहां पर भी है। तो जो भारतीय विदेश से भारत आए हैं कोरोना संक्रमण के चलते, उन सब का डेटा इकट्ठा किया जा रहा है। उन सब का डेटा इकट्ठा किया है किसने? विदेश मंत्रालय, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने, और इस स्वदेश योजना को शुरू किया है। ये स्वदेश योजना जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय, इसके साथ में विदेश मंत्रालय व नागरिक उड्डयन मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर एक साथ में स्वदेश योजना का संचालन किया है। इसके तहत, इस स्वदेश योजना के तहत विदेश से आने वाले भारतीयों से एक फॉर्म भरवाया जाएगा और उनकी जो नौकरी वो कर रहे थे, जो काम वो करते हैं, उनकी नौकरी और एक्सपीरियंस के बारे में सारी डिटेल्स, सारी जानकारी एकत्रित की जाएगी। इस डेटा को कलेक्ट करने के बाद में, जो कोविड-19 के बाद में वैश्विक स्तर पर जो मंदी है और नौकरियां खतरे में पड़ने के बाद, सरकार ऐसे कामगारों को, ऐसे व्यक्तियों को, ऐसे युवाओं को भारत में ही रोजगार के अवसर दिलाने के लिए इस डेटा का इस्तेमाल करेगी। तो विदेश से आने वाले कामगारों का कौशल पर आधारित डेटा बैंक बनाने की पहल ही स्वदेश योजना है। अब इस स्वदेश योजना की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, इसकी फुल फॉर्म आप याद रखेंगे तो स्वदेश जो है विदेश से आने वाले कामगारों का कौशल आधारित डेटा बैंक बनाने की पहल का नाम है। स्वदेश का फुल फॉर्म है स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर द एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डेटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। सरकार ने इसे वंदे भारत मिशन के तहत शुरू किया है। इस पहल से विदेशों से लौटे भारतीयों का उनके कौशल और अनुभव के आधार पर डेटाबेस तैयार होगा। यहाँ पर कौशल का मतलब स्किल, यानी जो कार्य वो पहले से कर रहे हैं उस कार्य का ब्यौरा लिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग उनको भारत में काम दिया जाएगा। तो ये था कौशल योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, घरेलू उत्पादन पर आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए भारत ने अभी क्या निर्णय लिया है? आप देख रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से ही ये सारे के सारे स्टेप्स अभी लिए जा रहे हैं। बाहर से, कोई विदेश से हम आयात ना करें, घर में ही हम प्रोडक्शन को अपने बढ़ा रहे हैं। तो केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत, याद रखेंगे, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आयात कम, यानी हम इंपोर्ट कम करेंगे। अब बाहर विदेशों से सामान कम मंगाएंगे अपनी ज़रूरतों का, और निर्यात यानी अपने देश से बना करके सामान बाहर भेजने की दिशा में काम शुरू करते हुए आयात में कटौती की है। यानी आयात मतलब बाहर से इंपोर्ट करना, बाहर से चीज़ों को मंगाना आयात कहलाता है, देश से बाहर भेजना निर्यात कहलाता है, एक्सपोर्ट कहलाता है। तो अपने देश से बाहर भेजना सामान एक्सपोर्ट कहलाएगा, किसी दूसरे देश से अपने देश में लेकर के आना इंपोर्ट कहलाएगा। तो यहाँ पर आयात क्षेत्रों में कटौती करने का निर्णय लिया है। इसमें ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। अगला सवाल, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं केंद्रीय उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग है, DPIIT है। इसने 3 जून 2020 को ऐसे 10 क्षेत्रों की पहचान की जिसमें आयात में कटौती की जाएगी। तो DPIIT ने इससे पहले 2020 में निर्यात को बढ़ावा देकर के व्यापारिक घाटा कम करने के लिए 380 उत्पादों की लिस्ट जारी की थी। तो अब आयात कटौती के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनरी और जो कपड़े, गहने, मोबाइल है, रत्न है, इन सब वस्तुओं की एक लिस्ट तैयार की जा रही है। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा डी।
तो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदला गया है। अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रखने को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर इस ट्रस्ट का नाम बदलने की घोषणा की है। अब कोलकाता बंदरगाह जो है, कोलकाता बंदरगाह नदी के किनारे पर स्थित देश का पहला बंदरगाह है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जितने भी क्वेश्चंस हमने लिए हैं आप देख पा रहे हैं कितने इंपॉर्टेंट है। वर्ष 2020 के लिए विश्व पर्यावरण दिवस वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे का मुख्य आयोजक देश कौन है? इस साल वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को किसने होस्ट किया है आप जान रहे हैं। इस डेट को आपको पता भी है, 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हर साल 5 जून को मनाया जाता है, जो कि इसी महीने में अभी निकल गया है ना। तो वर्ष 2020 के लिए पर्यावरण दिवस के लिए जो संयुक्त राष्ट्र ने जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी को जो है इसका थीम बनाया। अगर आप पूछे इसमें बायोडाइवर्सिटी इसका थीम होगा, ये याद रखेंगे, यानी जैव विविधता इसको बोला जाता है। और इस देश का इसकी आयोजन की जिम्मेदारी किसने ली है? कोलंबिया। तो इस साल का किसने होस्ट किया है इसको? कोलंबिया ने। तो ये 2 से 3 क्वेश्चन एडिशनल है। एक तो थीम पर क्वेश्चन बनता है, एक कब मनाया जाता है ये बनता है, और कौन सा होस्ट है इसका कंट्री वो पूछा जाता है। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दूरदर्शन के लिए रजनी कक्का जी की कहीन और कक्का जी की कहीन व्योमेश बख्शी। आपने व्योमेश बख्शी को यूट्यूब में भी आप देख सकते हैं, ये सीरियल हैं। इन जैसे धारावाहिकों का निर्माण करने वाले फिल्म निर्देशक का नाम आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अभी इनका हाल ही में निधन हुआ है। 80 के दशक में जाने माने फिल्मकार थे बासु चटर्जी। बासु चटर्जी ने दूरदर्शन के लिए रजनी कक्का जी की कहीन और व्योमेश बख्शी जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों का निर्माण किया। और 10 जनवरी 1930 को इनका जो है जन्म हुआ था अजमेर में। और अभी फिलहाल में 4 जून 2020 को मुंबई में 90 साल की उम्र में इनका निधन हुआ है। तो ये ऐसे भी पूछ सकता है कि बासु चटर्जी जो है जिनका हाल ही में निधन हुआ है, ये किससे संबंधित है? ये किससे संबंधित है? ये फिल्म निर्माण से संबंधित है। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे आप। निर्देशक हैं, फिल्म निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कोविड-19 से मुकाबले के लिए G20 देशों ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर के योगदान की घोषणा की है? G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ये ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज, ऐसे ये विकासशील देशों का एक ग्रुप है। यहाँ पर इन्होंने जो वायरस जनित बीमारी कोरोना वायरस की वजह से कोविड-19 जिसका हम कह रहे हैं, इससे मुकाबले के लिए 21 अरब डॉलर से अधिक योगदान देने का निर्णय लिया गया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, फुटबॉल के महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फुटबॉल के महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ये भारत करेगा, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय का ट्यूलिप इनमें से किससे संबंधित है? एक्चुअली जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों को इंटर्नशिप के अवसर देने के लिए इस ट्यूलिप कार्यक्रम को चलाया गया है। ऑप्शन इसका सही आंसर सी रहेगा। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के किस अधिकारी को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS के जो सीनियर ऑफिसर रहे राजीव टोपनो को जो है विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। और 2014 में जो टोपनो थे, ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव के रूप में भी ये कार्य कर चुके हैं। नेक्स्ट सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस भारतीय लेखक को एशिया रीजन के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है? ये भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे। इनको 2020 के लिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज दिया गया है, जो कि उन्होंने लिखी एक कहानी जिसका नाम है द ग्रेट, इसको याद रखेंगे, द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नेक्स। इस कृति के लिए इनको ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज 2020 दिया गया है। अगला सवाल, छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम आपको बताना है, इनमें से क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये।
और इसमें जो छत्तीसगढ़ सरकार है पुलिस के जवानों को तनाव से बचाने के लिए स्पंदन अभियान की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। इसमें जो पुलिस के कैंप लगे हुए हैं दुर्गम इलाकों में, वहाँ उन पुलिस कर्मियों को मनोवैज्ञानिकों के साथ साथ परामर्श सेशन और म्यूजिक थेरेपी, योगा क्लासेस और खेल कूद के अलावा यहाँ पर पुस्तकालय एक तरीके से लाइब्रेरी की व्यवस्था भी इस अभियान के तहत की गई है। तो स्पंदन अभियान चलाया गया छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे इतिहास का पिता कहा जाता है? इसमें से बताना है आपको फादर ऑफ हिस्ट्री कौन है। इन्हें आप जानते हैं, ये हैं हेरोडोट्स। हेरोडोट्स को ही कहा जाता है क्या? फादर ऑफ हिस्ट्री या इतिहास का पिता या इतिहास का जनक। इनकी एक किताब है जिसका नाम है हिस्टोरिका, याद रखेंगे हिस्टोरिका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, पहला स्टेटमेंट आपको दिया गया है, बौद्ध ग्रंथ जिसका नाम है त्रिपिटक, इसकी रचना पाली भाषा में की गई है। देखिए, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की अगर हम बात करें, ध्यान से सुनिए, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ या बुद्धिस्ट टेक्स्ट जो है वो त्रिपिटक माने जाते हैं। इनकी रचना जो गौतम बुद्ध थे उनके निर्वाण प्राप्ति के बाद में की गई। तो त्रिपिटक जो है इसकी भाषा जिसमें कंपाइल किया गया ये पाली भाषा में लिखे गए। और त्रिपिटक में 3 किताबें हैं, 3 किताबों के कॉम्बिनेशन को ही हम त्रिपिटक बोलते हैं। त्रि मतलब 3, तो इसमें 3 पिटक हैं ये, पहला सूत्र पिटक, दूसरा विनय पिटक, तीसरा अभिधम्म पिटक। इसमें बौद्ध धर्म के इन किताबों में कंबाइंडली आप देखें तो बौद्ध धर्म में जो गौतम बुद्ध हैं उनके उपदेश हैं, रूल्स रेगुलेशन है बौद्ध संघ के, और जातक कथाओं के लिए हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे इन तीनों किताबों को। बहुत डिटेल में हमने पढ़ा है इतिहास के कोर्स में ये सब। स्टेटमेंट सेकंड देखिए, महावंश और दीपवंश का संबंध जो है जैन धर्म से है, या ये जैन धर्म से संबंधित ग्रंथ है। तो महावंश, दीपवंश, मिलिंद पाहो और अंगुत्तर निकाय ये भी बौद्ध ग्रंथ ही है, ना कि जैन ग्रंथ। तो स्टेटमेंट सेकंड इस तरह से यहाँ गलत हो जाता है, तो इनको आप याद रखेंगे। इसका आंसर हो जाएगा, केवल इसमें एक सही है, वो भी स्टेटमेंट 1। तो इसका आंसर आप करेंगे ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला सवाल देखिए, तो ये वाले ग्रंथ भी आप याद रखेंगे, महावंश, दीपवंश, इसके साथ में मिलिंद पाहो भी आपको पढ़ा है, अंगुत्तर निकाय भी, ये सब बौद्ध धर्म के टेक्स्ट हैं, ना कि जैन धर्म के। नेक्स्ट सवाल देखिए, शिक्षा के लिए हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल या किस वायसराय के काल में किया गया था? देखिए, शिक्षा के लिए जो हंटर कमीशन आया था वो 1882 से लेकर 1883 के बीच में ये कमीशन आया था। और इस वक्त जो वायसराय था कौन था? वो था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन का कार्यकाल हुआ करता था 1880 से लेकर के 1884। अगर 82 भी है तो इस बीच में ये आ जाता है। यानी शिक्षा के लिए जो हंटर शिक्षा कमीशन या हंटर शिक्षा आयोग था 1882 में आया था, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसको आप याद रखेंगे। इसी तरह से चार्ल्स वुड डिस्पैच जो है वो 1854 में आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय में। तो ये टाइम पीरियड्स भी आपको याद रखने होंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। भारतीय महिला विश्वविद्यालय जो कि मुंबई में है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारत का पहला विश्वविद्यालय, कौन सा विश्वविद्यालय? महिला, भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय, फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया। याद रखिएगा, फर्स्ट वीमेन यूनिवर्सिटी इन इंडिया ये कहाँ पर है? मुंबई में। और इसका नाम क्या है? SNDT। SNDT की आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो श्रीमती नाथीबाई दामोदर और आगे ठाकरसी। ठीक है, ठाकरसी विश्वविद्यालय जो कि कहाँ पर है? मुंबई यानी महाराष्ट्र में है। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये थे DK कर्वे, ऑप्शन सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, DK कर्वे के द्वारा। DK कर्वे की फुल फॉर्म है ढोंडो केशव। ठीक है, ढोंडो केशव कर्वे। नेक्स्ट सवाल देखिए, अब इसी भारतीय महिला विश्वविद्यालय से, इसी SNDT से जो रानी मुखर्जी, सोनाक्षी सिन्हा है, ये संबंधित हैं, इनकी शिक्षा भी यहीं से हुई है।
और वर्ष याद रख लीजिएगा, इस यूनिवर्सिटी को 1916 में इसको बनाया गया था। नेक्स्ट सवाल, भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? जो फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर इंडिया का कौन सा था? आप जानते हैं अंग्रेजों के समय ये सब शुरू हो गए थे, लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का प्रथम समाचार पत्र, अगर यहाँ से हिंदी निकाल दें, इस शब्द को हटा दें, भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था, तब आंसर हो जाएगा इसका बंगाल गजट। तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था बंगाल गजट। ये अंग्रेजी का समाचार पत्र था, और इसे क्वेश्चन को ऐसे ही पूछ सकता है कि भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन था? ये था बंगाल गजट। ठीक है, और ये भारत का पहला फर्स्ट समाचार पत्र हुआ करता था। यहाँ पूछा है भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन सा है। ठीक है, तो ये एडिशनल क्वेश्चन हमने आपको बताया है, ऐसे भी पूछ सकता है। और इसको चलाया कितना था बंगाल गजट को? 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में ऑगस्ट हिक्की था, एक जेम्स ऑगस्ट हिक्की, इसके द्वारा इसका संपादन किया गया था। ठीक है, तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की को भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत माना जाता है। 4 से 5 क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बंगाल गैजेट का संपादन किसने किया? जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने 1780 ईस्वी में, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र था, या भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और जेम्स ऑगस्ट हिक्की को भारत में पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत भी माना जाता है। अब बात करते हैं प्रथम हिंदी समाचार पत्र की। तो भारत का प्रथम हिंदी समाचार पत्र है उद्दंड मार्तंड। उद्दंड मार्तंड, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा, ये आपको याद रखना है। ये साप्ताहिक समाचार पत्र हुआ करता था। इसका प्रकाशन किया था किसने? जुगल किशोर शुक्ल ने। इनका नाम भी याद रखिएगा, जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा इनका संपादन किया गया था, शुक्ल। और 30 मई 1826, 30 मई 1826 में ये अखबार शुरू हुआ था। तो ये इतने क्वेश्चन होते हैं जो एक क्वेश्चन से संबंधित हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट सवाल। अब आप कहेंगे अब हमको डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ा दिए जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मैंने पहले इतिहास, भूगोल और भारतीय राज्य व्यवस्था, ये 3 कोर्स करवाए हुए हैं। जिन लोगों ने, जिन अभ्यर्थियों ने उन तीनों कोर्स को पढ़ा है, उनके लेक्चर्स को पढ़ा है, ये सारे क्वेश्चंस देखने में, लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी आपको। कल ही हमने टेलीग्राम चैनल में जो है पूरी प्लेलिस्ट अपलोड की हैं उन सभी लेक्चर्स की, चाहे वो मॉक टेस्ट हो चाहे थ्योरी कोर्सेस हो। और अभी मॉर्निंग में हमने मई जून जुलाई 3 महीने के करंट अफेयर्स, 1 लाइनर करंट अफेयर्स अपलोड किए हैं। उन पीडीएफ्स को निकलवा लीजिए, जैसे भी पढ़ना चाहें सॉफ्ट कॉपी के थ्रू उनको पढ़िए। अभी बिल्कुल सीरियसली लेके चलिए, क्योंकि अब जितने भी चीज़ें हम अगर यहाँ अपलोड कर रहे हैं टेलीग्राम में भी, वो भी आपके लिए हेल्पफुल हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल या वायसराय दिल्ली में 1857 के विद्रोह के दमन से संबंधित है? देखिए, जब 1857 की क्रांति हुई थी, वो शुरू हुई थी किसके द्वारा? मंगल पांडे के द्वारा। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में वो जगह जगह पर ये विद्रोह हुए, और ये जगह जगह पर विद्रोह अलग अलग समय में हुए। इसलिए 1857 का जो विद्रोह था या क्रांति थी, ये सफल नहीं हो पाई थी। जैसे दिल्ली में अलग विद्रोह किया था, कानपुर में अलग हुआ था, लखनऊ में अलग, झांसी में अलग, ग्वालियर में अलग, इस तरह से बरेली में अलग, यहाँ सब अलग अलग लीड कर रहे थे, अलग अलग नेता या कह सकते हैं भारत के जो विद्रोही नेता थे। तो दिल्ली में 1857 की क्रांति के नेता कौन थे? ये थे बहादुर शाह जफर। याद रखेंगे, बहादुर शाह जफर थे। और बहादुर शाह जफर के नेतृत्व में दिल्ली में 1857 का विद्रोह किया गया था, जिसको अंग्रेज़ों में किसने दबाया था? निकलसन और हडसन। निकलसन और हडसन के द्वारा ये इसको दबा दिया गया था। और इसमें तीसरे व्यक्ति भी था, कौन था? विलोबी। निकलसन, हडसन और विलोबी, ये तीनों थे जिसके द्वारा ये दबा दिया गया था। तो आंसर इसका हो जाएगा, ये उपरोक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पर यहाँ करेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, अगर इन तीनों में से एक भी आपको अलग से मिल जाता, तब ये एक आंसर कोई सा भी आप कर सकते। तीनों व्यक्ति ही थे इसको दबाने में। और अब आप जानते हैं, देखो, लखनऊ से 1857 क्रांति की विद्रोही नेता कौन थी? बेगम हजरत महल थी। और जब बेगम हजरत महल को किस अंग्रेज ने या किसने लखनऊ का जो 1857 का विद्रोह किसने दबाया था? ये कैंपबेल और लॉरेंस हैवलॉक के द्वारा दबाया गया था। जो झांसी से थी वो रानी लक्ष्मीबाई थी, तात्या टोपे ग्वालियर से।
और इसको दबाया गया था हीरोज के द्वारा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सब याद रखना है। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से किसने संविधान की उद्देशिका को संविधान का परिचय पत्र बताया? जो संविधान की उद्देशिका है, प्रियम्बल है, उसको हम क्या कहते हैं? इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान का परिचय पत्र है ये, सारांश है, ये समरी है। अच्छा, संविधान का परिचय पत्र हम जान गए हैं, ये स्टेटमेंट पूछ लेता है कभी कभी। अब ये स्टेटमेंट कहा किसने था, ये भी इंपॉर्टेंट बन गया है। तो प्रस्तावना जो है उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित था, ये जिसको किसने पेश किया था संविधान सभा में? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसमें 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। इसके तहत इसको संशोधित किया गया था प्रियम्बल को एक ही बार, जिसमें 3 शब्द ऐड किए गए थे, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। ये 3 शब्द जोड़ने के बाद में प्रस्तावना को संविधान के विशेषज्ञ, जिन्हें N.A. पालकीवाला हम कहते हैं, इन्होंने इसे प्रियम्बल को संविधान का परिचय पत्र कहा। तो इसका आंसर हो जाएगा N.A. पालकीवाला, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। अगले सवाल की तरफ चलेंगे। भारत के संविधान में समाजवादी तत्व निम्नलिखित में से किस रूप में मौजूद हैं? तो भारतीय समाजवाद लोकतांत्रिक समाजवाद है, इसे हम राज्य आश्रित समाजवाद भी कहा करते हैं। तो लोकतांत्रिक समाजवाद जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर चलता है, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी पर चलता है। ये हम समझेंगे इकोनॉमिक्स में कि मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। इसमें एक्चुअली मिक्स्ड इकोनॉमी में जो है पब्लिक और प्राइवेट के सहयोग से ही चला करता है ये। अब साल 1976 में जो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया था, इससे पहले भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत जो थे वो समाजवादी तत्वों के रूप में ही हुआ करते थे मौजूद। तो इसमें ऑप्शन सी है, नीति निर्देशक तत्व राज्य के हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, समाजवादी तत्व पहले भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्व के रूप में शामिल हुआ करते थे। नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में से भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? हम जानते हैं डेमोक्रेसी। लोकतंत्र भारत में क्या है? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, या लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? ठीक है, लोग देखिए, लोगों के द्वारा, जिस देश में लोगों के द्वारा शासन चलाया जाता है, जनता के द्वारा शासन चलाया जाता है। जनता के द्वारा शासन चलाने का मतलब है जनता अपने शासन को चलाने के लिए अपने में से किसी एक प्रतिनिधि को चुन लेती है, अपने में से किसी एक व्यक्ति को चुन लेती है कि ये हमारा लीडर है, ये हमारी तरफ से रिप्रेजेंट करेगा देश को, राज्य को, या किसी भी चीज़ क्षेत्र को। ठीक है, तो ये होता है डेमोक्रेसी। अब ये भी 2 प्रकार की होती है। एक होती है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसे आप बोलते हैं डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब इसमें डायरेक्ट जो लोकतंत्र है या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इसमें लोग अपनी शक्ति का उपयोग डायरेक्टली करते हैं। ठीक है, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र में भी जैसे डायरेक्टली चुनने में, अब तो देखिए, डायरेक्ट डेमोक्रेसी को पहले आप जान लीजिए, इसमें क्या किया जाता है और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या किया जाता है। यहाँ भारत के परिप्रेक्ष्य में है कि भारत में किस तरह का लोकतंत्र है। अभी हम डिसाइड करेंगे, आपको दोनों समझ में आ जाएंगे। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी या सीधा लोकतंत्र उसे कहते हैं जहाँ पर सारे के सारे छोटे बड़े फैसले में, जैसे कि कोई बिल पास कराना है, बजट पास कराना है, संविधान में संशोधन करना है, कोई नया कानून बनाना है, ये सब फैसले जनता के द्वारा ही लिए जाते हैं। तो जो बजट पास कराना है, संविधान में संशोधन, कोई भी नया कानून बनाना है, ये सब फैसले जनता के द्वारा किए जाते हैं और इसके लिए जनता से जनमत करवाया जाता है, जिसे अंग्रेजी में हम बोलते हैं रेफरेंडम। तो वर्तमान में प्रत्यक्ष लोकतंत्र या डायरेक्ट डेमोक्रेसी स्विट्जरलैंड में देखा जाता है। तो यहाँ पर जनता मत द्वारा या जनता के मत के द्वारा नियम कानून में संशोधन किया जाता है, बजट पास करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें हैं वो जनता डिसाइड करती है। तो स्विट्जरलैंड एग्जाम्पल है किसका? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, याद रखिएगा। अब अभी इसमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र में जो है 4 पिलर हैं इंपॉर्टेंट, 4 चीज़ों पे काम करती है ये। एक है परिप्रेक्षा, इसके 4 मुख्य औजार हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की परिप्रेक्षा है, पहल है, प्रत्यावर्तन है, प्रत्याशी को वापस बुलाना है, जनमत संग्रह। तो ये 4 आप पिलर्स याद रखेंगे, सिर्फ नंबर याद रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी की। अब अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, भारत में जो लोकतंत्र है वो अप्रत्यक्ष है, ऑप्शन बी सही रहेगा। इसमें क्या होता है? इसमें अप्रत्यक्ष लोकतंत्र में लोगों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि
यानी हम यहाँ डायरेक्टली जनता क्या पार्टिसिपेट करती है, मान लीजिए कोई आज संसद कानून बनाती है, क्या हमारा पार्टिसिपेशन होता है उसमें, उस कानून बनाने में? भारत की जनता का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। लेकिन भारत की जनता के द्वारा जो सांसद, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, वो पार्ट होते हैं उस संसद का, उस कानून के बनने का। उनके थ्रू ही वो पास किया जाता है लोकसभा में, राज्यसभा में। और जो लोकसभा है, लोकसभा के जो सदस्य हैं, मेंबर हैं, उनको हम चुनते हैं जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमपीज़ के इलेक्शन होते हैं या लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। तो हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हमें रिप्रेजेंट करते हैं। ये होता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जो भारत में है। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ राज्यों में जनजातियों के कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास होता है? भारत में 4 राज्य ऐसे हैं जिसमें छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मध्य प्रदेश है और ओडिशा है। इन 4 राज्यों के राज्यपालों को विशेष दायित्व दिए गए हैं कि अपने राज्य की जो जनजातियां हैं उनके कल्याण के लिए एक मंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो ये गवर्नर को पावर होती है। अगला सवाल, किसी राज्य की विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल में न्यूनतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? पहले क्वेश्चन ये बन सकता है आपसे कि भारत में ऐसे कुल कितने राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है? तो भारत में कुल अब ऐसे 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल है। यानी भारत के 6 ऐसे राज्य हैं जिसमें बाई कैमरल लेजिस्लेचर है या द्विसदनीय लेजिस्लेचर या विधान पालिका है। अब कौन कौन से हैं ये 6 राज्य? नंबर 1 यूपी, ये भी याद रखिएगा, यूपी है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, अगला तेलंगाना है। ये 6 हैं। पहले जम्मू कश्मीर भी हुआ करता था लेकिन अब जम्मू कश्मीर में नहीं है, तो इसी में से हटाया गया है ये। यहाँ पर इसको याद रखेंगे। तो विधान परिषद का सृजन, इसको क्रिएट जो किया जाता है वो आर्टिकल 169 के तहत इसको क्रिएट किया जा सकता है। तो किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या 40 से कम नहीं हो सकती, यानी न्यूनतम उसकी 40 रहेगी। और उसी राज्य की जो विधानसभा है यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसके कुल सदस्यों की 1/3 से ज़्यादा नहीं होगी। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधानसभा के उस राज्य के 1/3 से अधिक नहीं होगी और 40 से कम नहीं होगी। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग में प्रवेश करता है? मानव नेत्र में प्रकाश किस भाग में प्रवेश करता है? लाइट एंटर्स इनटू आई थ्रू कोर्निया। इसको याद रखिए, कोर्निया के थ्रू हमारी नेत्र में, हमारी आँख में जो लाइट है ये एंटर करती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अगला सवाल, निकट दृष्टि दोष का निम्नलिखित में से क्या प्रभाव होता है? निकट दृष्टि दोष को हम इंग्लिश में कहते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, या इसी को बोलते हैं हम मायोपिया। मायोपिया को ही हम बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है, इस दोष में हमारी आंखों से संबंधित है ये परेशानी, ये बीमारी। तो इस दोष में हमारी या मनुष्य को जो पास की वस्तुएं पड़ी होती हैं हमारे पास, वो साफ साफ दिखाई देती हैं। ध्यान से सुनिएगा, निकट दृष्टि दोष से नाम से सुन के आपको ऐसा लगेगा कि इसमें हमें दूर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, इसमें जो है हमें, देखिए ध्यान से सुनिएगा, इस दोष में मनुष्य को पास की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं जबकि नाम से उल्टा लग रहा है इसके। तो इसको याद रखिएगा, इसमें निकट की वस्तुएं बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन एक दूरी के बाद में, लगभग 2 मीटर हो या 6.6 फीट के बाद में, उससे आगे की चीज़ें हमें नहीं दिखाई देती हैं क्लियरली। तो ये होती है मायोपिया, इसी को बोलते हैं शॉर्ट साइटेडनेस, इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष। अगर इस दोष के निवारण के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल हम करते हैं वो होता है कॉनकेव लेंस, जिसे हम बोलते हैं अवतल दर्पण या अवतल लेंस। ठीक है, इसको याद रखेंगे। 3 क्वेश्चन बताए हैं मैंने आपको इसी में। शॉर्ट साइटेडनेस का मतलब इसने पूछ लिया है क्या होता है, यह निकट दृष्टि दोष का, जिसमें हमें पास की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं, स्पष्ट नजर आती हैं, लेकिन कुछ दूरी के बाद में चीज़ें हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तो ये होता है शॉर्ट साइटेडनेस, इसी को बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष को मायोपिया। अब ऐसे ही पूछ लेगा, मायोपिया नाम की बीमारी को किस लेंस के द्वारा दूर किया जाता है? आंसर होगा अवतल लेंस, या इसी को बोलते हैं हम इंग्लिश में कॉनकेव लेंस। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, जरा दृष्टि दोष में निकट एवं दूर दृष्टि दोष एक साथ हो जाते हैं।
अब हमने निकट दृष्टि दोष को जान लिया है क्या होता है। एक होता है दूर दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया, या दूर दृष्टि दोष को हम बोलते हैं हाइपर मेट्रोपिया। इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में, जो हम लोग हैं जिसको भी ये बीमारी होती है उसको दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। दूरदृष्टि दोष में देखिए नाम से ही है, निकट वाले में निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देंगी, दूर की दिखाई नहीं देंगी। दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें नेत्र का जो निकट बिंदु है वो 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर हो जाता है, ये भी याद रखना है। और अगर हम इसकी बात करें, इस दोष को, दूर दृष्टि दोष को हम कैसे दूर कर सकते हैं, इसमें हम कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करके या उत्तल लेंस का इस्तेमाल करके इस दोष को दूर किया जा सकता है इसका। ठीक है, ये तो हो गया हाइपरमेट्रोपिया। अब होती है एक और होता है जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, इसको बोलते हैं प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया जो है कुछ व्यक्तियों में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष दोनों एक साथ हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, या इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, प्रेस बायो, ये रहेगा प्रेस बायोपिया। ठीक है, ये होता है जरा दृष्टि दोष। इसमें दोनों बीमारी निकट और दूरदृष्टि दोष दोनों दोष एक साथ हो जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट पहला सही है। जरा दृष्टि दोष का निवारण केवल अवतल लेंस के माध्यम से होता है, इसमें पूछ रहा है जी नहीं, इसमें जो दोनों लेंस का हमें इस्तेमाल करना होता है। एक ऐसे लेंस का, द्विफोकसी लेंस का इस्तेमाल करते हैं हम, जिसका ऊपरी भाग तो अवतल होता है और नीचे का भाग उत्तल होता है, यानी कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों ही इस्तेमाल किए जाते हैं। स्टेटमेंट ये वाला गलत हो जाता है, ये वाला सही है, तो इसका केवल एक आंसर होगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक को इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर वे धातुएं, सेमीकंडक्टर वे पदार्थ होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी एक तरीके से चालक और अचालक के बीच में होती है। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, इसमें सेमीकंडक्टर कौन कौन से होते हैं? एक तो सिलिकॉन बहुत फेमस है, आप जानते हैं इसको, गैलियम होता है, कैडमियम होता है और जर्मेनियम होता है। ठीक है, ये सभी क्या हैं? अर्धचालक हैं। इनका अर्धचालकों के सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं? ये ज़्यादातर हम सोलर सेल्स में इस्तेमाल करते हैं, इसको याद रखिएगा। तो इसका आंसर देखिए, जर्मेनियम भी है, सेलेनियम भी है और सोडियम नहीं है, सोडियम एक धातु है, ये सिलिकॉन भी है। ठीक है, तो ये सारे इसमें आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही है, ये अर्धचालक नहीं है, सेमीकंडक्टर नहीं है। किसी ट्रांसफार्मर में भरे जाने वाले तेल का निम्नलिखित में से मुख्य कार्य क्या होता है? आपने देखा होगा, आपके मोहल्ले के बाहर, आपके गली के बाहर में एक खंबे पर ऐसे इस तरह की एक डिवाइस रखी होगी, ये ट्रांसफार्मर होते हैं। कुछ इस तरह से वायर्स निकले होंगे, 3 इधर 3 इधर, तो 3 तार आ रहे होंगे और 3 तार आपकी गली में, ये सब स्टेशन से आ रहे हैं, आपके पास में जो बिजली घर है वहाँ से 3 तार आ रहे होंगे और 3 आपके गाँव गली में निकल रहे होंगे। तो ये जो डिवाइस है इसे हम बोलते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में जो है, इसमें जब आप, जाहिर सी बात है, तार आ रहे हैं तो ये तार अंदर इस तरह से एक कोर पर लिपटे होते हैं। एक ये लोहे की आप देख रहे हैं स्क्वायर शेप में एक संरचना होती है, इस पर तार लिपटे होते हैं। ठीक है, इसको वाइंडिंग बोलते हैं हम। ये 3 तार इस तरह से आते हैं अंदर, और इसी से जो है, जो बिजली अगर पीछे से आ रही 440 वोल्ट, तो ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, इस बिजली को कम कर देता है, 220 वोल्ट, यानी इस वोल्टेज को घटा देता है। ये जब वोल्टेज घटाएगा तो अंदर क्या होगा, हीट होगी। इन तारों में इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, तो आप जानते हैं जब तारों में बिजली होती है तो वो गर्म होते हैं। ठीक है, हीट निकलती है उनसे। अब ये हीट अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं, अंदर हैं, बिल्कुल एक बॉक्स में बंद हैं सारे वायर, तो हीट होगी, हीट से क्या गर्मी पैदा होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा और आग लग सकती है इसमें। इस आग को, इस ऊष्मा को, इस हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए इस ट्रांसफार्मर के अंदर हमें तेल भरना होता है। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ट्रांसफार्मर ऑयल हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? उत्पन्न ऊष्मा को कम करने के लिए, जो ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग्स में से, जो इनके तारों में से उत्पन्न होती रहती है इसके अंदर, इस बॉक्स के अंदर। ठीक है, तो ये ट्रांसफार्मर जो आप देखते हैं खंभों पर रखा रहता है, इसके अंदर होता है ऑयल फील्ड होते हैं ये, और इसी के अंदर ये वाइंडिंग्स, ये धातु की एक कोर अंदर डिप होती है पूरी तेल के अंदर। ठीक है, इस तेल की खास बात यही होती है, जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, वो ठंडा करता रहता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना नदी की सहायक नदी नहीं है? यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी पूछ रहा है,
ये सहायक नदी इनमें से कौन सी नहीं है? पहले ये देख लीजिए कि कौन कौन सी हैं। गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर गंगा नदी की लंबाई है भारत में। ठीक है, उत्तराखंड में ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसी के साथ पैरेलल में यमुनोत्री ग्लेशियर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना। यमुना ज्वाइन करती है गंगा को कहाँ पर आकर? ये इलाहाबाद में, जिसे हम बोलते हैं संगम या प्रयागराज में। ठीक है, इसको याद रखेंगे हम। अब ये क्या है? ये गंगा है। अब यमुना क्या है? गंगा की सहायक नदी है। जो कोई दूसरी नदी एक मेन रिवर को आकर के ज्वाइन करती है, ज्वाइन करने का मतलब कोई नदी आ रही थी, ये नदी जा रही थी गंगा, इस दूसरी नदी ने, इस नदी ने अपना पानी, ये पानी है पूरा, पानी अपना पानी लाकर इस गंगा नदी में छोड़ दिया, तो ये गंगा नदी की सहायक नदी कहलाएगी। जो भी नदी होगी अगर अपना पानी किसी नदी में जाकर मिला दे रही है तो वो क्या होती है? सहायक नदी। तो यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है। अब ऐसे ही कई सारी नदियाँ ऐसी भी जो अपना पानी लाकर यमुना में छोड़ रही हैं, यमुना में डाल दे रही हैं अपना पानी, तो ये यमुना की सहायक नदी कहलाएंगी। यमुना ऑलरेडी गंगा की सहायक नदी है, लेकिन यमुना में भी बहुत सारी नदियाँ अपना पानी ला करके छोड़ देती हैं, मिला देती हैं, तो ये यमुना की सहायक नदियाँ कहलाएंगी, ये वाली। अब ये गंगा की क्या कहलाएंगी? ये सहायक नदी की सहायक नदियाँ कहलाएंगी। ठीक है, ठीक है, तो ये खुद सहायक है, फिर ये सहायक की सहायक है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ क्या बताना है? जो यमुना की सहायक नदियाँ हैं। तो यमुना की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं आप याद रखिएगा। चंबल नदी है, चंबल नदी है, बेतवा है, सोन है, सब आपको मैं करवा चुका हूँ। ठीक है, केन रिवर है, शारदा नदी है। ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यमुना की सहायक नदी है। केन है, बेतवा है, शारदा है, बनास नहीं है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, ऑप्शन सी, बनास रिवर नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा बनास। बाकी अब इसमें गंगा की सहायक नदियों में कौन कौन सी हैं? गंगा की कौन कौन सी हैं? रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, ये सब क्या है? गंगा की सहायक नदी। लेकिन केन, चंबल, बेतवा, शारदा, ये सब किसकी हैं? यमुना की हैं। बनास यमुना की सहायक नदी नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको रटना कुछ भी नहीं है, मैं पहले बता दे रहा हूँ। जो ये एग्ज़ाम्स होते हैं ये कोई रटने का खेल नहीं है। आपने 4 क्वेश्चंस रट लिए और एग्ज़ाम्स में मुँह उठा करके चले गए और आपको सोचने लगे कि हम ये बन जाएंगे वो बन जाएंगे। थोड़ा स्टडी है पूरी अच्छी खासी एकदम। एक ऑफिसर के लिए यही मापदंड रखे गए हैं कि इतना अगर आपको समझ है चीज़ों की। ये सब क्या है? ये रटने की चीज़ें हैं क्या? ये हमारे भारत की अपने फीचर हैं, इंपॉर्टेंट फीचर। ठीक है, भारत में क्या क्या मौजूद है हमें उसकी तो स्टडी करनी है, उसी को तो जान लेना है। तभी तो हम किसी एग्ज़ाम्स में अधिकारी पास करने के बाद में एक अधिकारी के तौर पर वहाँ रखे जाएंगे। आपको ज्ञान तो होना चाहिए उस लेवल का। ठीक है, इसीलिए हर एग्ज़ाम्स का अलग अलग क्राइटेरिया बना दिया गया है कि इस सिलेबस को, क्राइटेरिया उसका रखने का मतलब है कि इस सिलेबस आपको आता होगा। मैथ्स भी इसलिए रखा जाता है, आप सरकारी ऑफिस में काम करेंगे, गणित ही नहीं आती। अभी देखिए, मैं एक चीज़ फिर से आपको बताना पड़ेगा मुझे एक अलग से वीडियो में। मैथ्स नहीं आती, आपको रीजनिंग नहीं आती, रोते रहते हैं आप लोग हमेशा। ठीक है, इसको हम कैसे करें? इसको छोड़ नहीं सकते हैं क्या? बेवकूफ़ हैं आप फिर अगर आप ऐसा सोचते हैं। ठीक है, ये आपको सीखना पड़ेगा भाई। गणित हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। पैसों का लेन देन आप लोग करते हैं, बहुत करते हैं। ठीक है, गणित ही तो है वो सिंपली, और क्या है? जोड़ना घटाना ही तो है उन नंबर्स को हमें, और कुछ है क्या? गुणा भाग ही तो करनी है, इससे ज़्यादा है क्या कुछ? तो जितनी भी सिंपली आपको समझ में आ रही हैं चीज़ें, सब्जेक्ट को किसी को नहीं छोड़िएगा। आप ऐसे पढ़िए, आपको वो अपनी रियल लाइफ में इस्तेमाल करने हैं, वो काम ही आने हैं डेफिनेटली। आपको ऐसा लग रहा है कि हमें रटना है सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, तो वो लोग खुद ही बाहर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, उनको कोई हटाने वाला ही नहीं है एग्ज़ाम में बैठने की। ठीक है, तो वो तैयारी भी नहीं कर पाते हैं कभी। एक मुझे एक वीडियो अलग से लेना पड़ेगा इस तरह से कि क्या इंपॉर्टेंस है इन सब चीज़ों की, सीखना क्यों ज़रूरी है। ठीक, ये सब सीखने के अंतर्गत आता है। एक मोटिवेशन अब मैं ज़रूर दूंगा आपको, ठीक है, जो लर्निंग के ऊपर होगा, जो आपको बिल्कुल आज से ही, अगर वो वीडियो मैं आज देता हूँ आपको, तो आज से ही आपको लगा देगा सिखाने में। ज़िंदगी में कभी नहीं भूलोगे उन चीज़ों को आप, कि आपको क्या करना है, क्यों करना है। चलिए पहला इस क्वेश्चन को देख लीजिए। लूनी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी रिवर जो है ये राजस्थान में है। राजस्थान में ये अजमेर से निकलती है नदी, और अजमेर राजस्थान के बाद में ये यहाँ पर ये गुजरात है। गुजरात में कच्छ ज़िले में पहुँच जाती है, और पहुँचने के बाद में ये नदी जाते जाते सूख जाती है ज़मीन पर ही। ये नदी यहाँ गुजरात में क्या है, ये अरब सागर है इस साइड में, यहाँ पर कच्छ की खाड़ी भी है। इस पानी में ये अपना पानी नहीं गिराती, गुजरात में जाकर ही सूख जाती है, कच्छ में ही। ठीक है, तो ये क्या है? इनलैंड रिवर है, जो केवल लैंड पे चल के ही खत्म हो जाती है।
लूनी नदी, तो लूनी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, गलत। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है नदी, कोई सी खाड़ी में नहीं गिरती है, ये सूख जाती है कच्छ में जा करके, ठीक है। तो स्टेटमेंट पहला हो जाएगा इस हिसाब से गलत। ताप्ती नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट। अब आप बात करें, देखिए ताप्ती पश्चिम की ओर बहने वाली ताप्ती नदी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी, इसमें ये बोल रहा है। तो इसमें आपको बताना है कौन से कथन असत्य हैं, तो ये भी असत्य है। तो इसमें एक और दो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग होंगे। अब सुन लीजिए इसको। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है प्रायद्वीपीय नदी। पेनिनसुलर रिवर आपको बताई थी, ठीक है, कि नदियाँ केवल मौसमी नदियाँ होती है। तो नर्मदा नदी लॉन्गेस्ट वेस्टर्न फ्लोइंग या लॉन्गेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है नर्मदा नदी, ठीक है। ये लाइफ लाइन ऑफ मध्य प्रदेश कही जाती है। और ताप्ती नदी पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये भारत की सबसे दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी नहीं है, ये क्या है, पश्चिम की ओर बहने वाली दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो ये दोनों स्टेटमेंट इस हिसाब से हो जाते हैं रॉन्ग, ए और एक दोनों। अगला सवाल देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस हिमनद से निकलती है? कौन सा ऐसा ग्लेशियर है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है? तो ब्रह्मपुत्र नदी आप जानते हैं चाइना में एक प्लेट्यू है जिसे हम कहते हैं तिब्बत प्लेट्यू। इस तिब्बत के पठार में इस एक मानसरोवर लेक है, मानसरोवर झील है, उसके पास में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर। इस चिमांग युंगडुंग ग्लेशियर से ही निकलती है ये नदी। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कहाँ पर स्थित है? विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है, वो जो रिवर आइलैंड है, वो माजुली द्वीप है, जो कि ब्रह्मपुत्र रिवर पर बना हुआ है। ब्रह्मपुत्र को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। तो सांगपो, इस नदी को सांगपो कहते हैं, कहाँ पर? सांगपो कहते हैं इसको तिब्बत के अंदर। फिर इसको दिहांग कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में। और ब्रह्मपुत्र कहते हैं इसको असम में। जब ये बांग्लादेश में पहुंच जाती तो ये जमुना कहलाती है। गंगा में मिलने के बाद में ये एक तरीके से सुंदरवन के डेल्टा बनाने में निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, प्राणहिता निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? आखिरी क्वेश्चन करेंगे क्योंकि 60 का मैंने टारगेट रखा था कि एक मॉक टेस्ट में हम 60 क्वेश्चंस को रखेंगे, ठीक है। बट यहाँ इसमें ही समय इतना हो जा रहा है समझाने में आपको, ठीक है। तो कोई बात नहीं, हम इसका दूसरा सेकंड पार्ट भी आज ही रखेंगे, ठीक है, अगले 30 क्वेश्चन का। तो इसमें डिवाइड कर लेते हैं ताकि आपको भी बर्डन ना हो, इंटरेस्टिंग लगे, कम से कम एक आप टास्क को कंप्लीट कर पाएँ। तो गोदावरी नदी जो है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। इसको ध्यान से सुनिएगा, जो गोदावरी नदी है, गोदावरी, ये गोदावरी नदी कहाँ बहती है? इस तरह से बहती है, ये पूरब की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है, पूरब की ओर बहती है। और अभी हमने एक नदी और पढ़ी थी जिसका नाम था नर्मदा नदी, ठीक है। तो नर्मदा नदी जो है ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी प्रायद्वीपी कौन सी थी? नर्मदा। अगर हम इसकी बात करें गोदावरी की, तो ये गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी जो कि पूर्व की ओर बहती है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब दो नदियां हैं जिसका नाम है कौन कौन सी? एक है वेनगंगा, इनको याद रखेंगे, वेनगंगा, और एक दूसरी है वर्धा। वेनगंगा और वर्धा दोनों जब ये नदी मिल जाती हैं तो एक नदी बनती है जिसे हम कहते हैं प्राणहिता नदी, इसको याद रखिएगा। तो प्राणहिता नदी जब ये बन जाती है तो ये अपना जल कहाँ पर गिराती है? गोदावरी नदी में। ऑप्शन इसका ये रहेगा, सी ऑप्शन इसका सही है। तो गोदावरी नदी, इसको हम गोदावरी नदी को क्या बोलते हैं? दक्षिण की गंगा भी इसको बोलते हैं। तो इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी है गोदावरी नदी की? एक तो प्राणहिता ही हो गई है, या आप कह सकते हैं वेनगंगा या वर्धा, या कंबाइंडली हम बोल रहे हैं उसको क्या? प्राणहिता। तो ये सारी किसकी नदियाँ हो गई? ये गोदावरी की। तो ये क्वेश्चन हो गए आपके 30 से ज़्यादा ही क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं हमने यहाँ पर, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चंस मैं आपको साथ में डिस्कस किए हैं, ठीक है। तो इस मॉक टेस्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस रहने देंगे। आज ही करेंगे 1 बजे के आसपास अगला मॉक टेस्ट, और आपकी थ्योरी के क्लासेस भी अब मैं जो हूँ आपको अपडेट कर दूंगा और टेलीग्राम में। जो टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उस टेलीग्राम में अपडेट कर दिया जाएगा कि कौन सा लेक्चर कितने बजे अब आने वाला है, क्योंकि टाइम फिक्स करना पड़ेगा आपके लिए ताकि आप उसको समय से देख पाएँ चीज़ों को। अब पसंद आया तो लाइक करिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।